नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं आयरन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। उत्तर प्रदेश के जिले वाराणसी में वाक़े ज्ञानवापी मस्जिद अहाते में वीडियोग्राफी का काम दूसरे दिन इतवार को भी जारी रहा और उसका ज़्यादातर काम पूरा हो गया। मकामी अदालत की हिदायत पर वीडियोग्राफी सर्वे का काम हफ्ते को शुरू हुआ था। मौसूल इत्तला के मुताबिक अब तक 80% इलाके की वीडियोग्राफी की जा चुकी है। इस दौरान पूरे अहाते में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के तहत वीडियोग्राफी से मुताबिक अशिया भी सर्वे टीम के जरिए वहीं जमा करवा दी जाती है। सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने अहाते की वीडियोग्राफी का हुक्म दिया था। इस मामले की जा रही वीडियोग्राफी रिपोर्ट एडवोकेट कमिश्नर 17 मई से पहले अदालत में पेश करेंगे, जिस पर अदालत 17 मई को समाप्त करेगी। इतवार को मस्जिद के बालाई हिस्से की वीडियोग्राफी की गई। हफ्ते को मस्जिद के तहखाने के मुख्तलिफ कमरों का सर्वे किया गया। कागजी कार्रवाई है या वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी पूरी हो चुकी है? सिर्फ कागजी कार्रवाई के बाबत कमिश्नर महोदय ही अपना रिपोर्ट दे पाएंगे। तो क्या कल भी वीडियोग्राफी होती रहेगी? कमिश्नर महोदय में जो विशाल सिंह जी हैं वो नेतृत्व कर रहे हैं, अध्यक्ष उनके अंदर कई लोग हैं और जैसे अजय मिश्रा भी हैं, अजय सिंह भी हैं, तो लोग अपना तैयार करेंगे। उनसे हम उसे बता पाएंगे क्या कर रहे हैं वो। नहीं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि क्या आपको जैसे दावा किया जा रहा है कि यह बात किसने कहा आपसे 1.5 घंटा 2 घंटा, या तो ही बता पाएगा। मैं क्या कल होगा? अब कल कितना? बोलिए। देर के बारे में नहीं बता पाऊंगा कितना देर दो, पूरा हो जाएगा कल? जैसा लग रहा है होना चाहिए। लगभग पहले पहुंच गया है। किसने सुरंगा जी कब से किया? हमने एक बात कह दिया, कमिश्नर रिपोर्ट के बाद कुछ नहीं बता पाएंगे हम लोग। ये सारे रिपोर्ट न्यायालय में दाखिल हो जाएंगे, सब पब्लिक रिपोर्ट हो जाएंगे। कितने परसेंट होगा? मान के चलिए 80% पहुंच हो जाएगा। क्या कुछ रहेगा कल? अब बहुत कुछ है, अभी बाकी है और समय लगेगा, कल हो जाएगा। अभी चाहिए कल, ये नहीं कर समाप्त हो जाए। कहाँ गए हम लोग मंदिर वहीं पर मंदिर कैंपस कमीशन कार्रवाई हो रहा था, वहीं करा रहे थे। तो क्या पश्चिमी इलाके में भी गया? हम लोग सभी इलाका घूम रहे हैं, अंदर में हैं। लेकिन हरशंकर जी कह रहे हैं कि बहुत उत्साहजनक नतीजे आए हैं। हम तो कहेंगे आएंगे नहीं, वो तो कह रहे हैं कि आ रहे हैं अभी। अच्छी बात है। मतलब और कुछ चीजें आप लोग जो आप लोग लगातार दावा कर रहे हैं तो उसके अनुरूप चीजें आ रही हैं। देखिए, हर अधिवक्ता चाहता मेरे अनुरूप है, मैं बादली की ओर से हूँ, मैं चाह रहा मेरे अनुरूप है, प्रतिवादी चाहेंगे उनके अनुरूप है, यह निर्णय न्यायालय कर। सारी चीजों को देखते आ रहे हैं पिछले 2 दिनों से, अभी तक की हम क्या माना जाए? ठीक माना जाए, कमीशन कार्रवाई ठीक है। संतुष्ट? हाँ, कार्रवाई पूरा हो जाएगा, माना जाए। त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज में डेंटल सर्जरी के प्रोफेसर मानिक साहा ने इतवार को त्रिपुरा के 12वें वजीर आला के तौर पर हलफ लिया। गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्या ने 69 साल साहा को दरबार हॉल में एक सादा तकरीब में ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। साहा ने तनहा ही हलफ लिया कि उनके वजीर आला की अचानक तब्दीली के बाद कानून साजों और पार्टी कारकुनों में बड़े पैमाने पर मुबैना अदम इत्मीनान की वजह से पार्टी ने अभी तक उनकी काबीना के अरकान की फहरिस्त को हतमी शक्ल नहीं दी। नायब वजीर आला जिष्णु देव वर्मा और राम प्रसाद पाल समेत 3 साबिक वज़रा और साबिक वज़ीर आला बिपिल कुमार देव की काबीना में शामिल कई एमएलए हलफबरदारी की तकरीब से दूर रहे। देव हालांकि रतन लाल नाथ और आईपीएफटी लीडर और साबिक शहरी तरक्की के वजीर मेवा कुमार जमातिया और कुछ दीगर अरकान असेंबली और भारतीय जनता पार्टी के कायदीन के साथ हलफबरदारी की तकरीब में पहुंचे। साहा ने हलफबरदारी के बाद मीडिया से कहा कि हम पार्टी के सिपाही हैं, मुझे जो भी हुक्म सौंपा जाएगा मैं उसे अपनी सलाहियत के मुताबिक पूरा करूंगा। मैं त्रिपुरा की मजमूई तरक्की के लिए अपनी पूरी कोशिशें करूंगा। मैं त्रिपुरा की उन्होंने कहा कि बीजेपी को मजबूत करने के लिए वो काम करेंगे। बीजेपी की मरकजी क़यादत की हिदायत के बाद देव ने हफ्ते को ओहदे से इस्तीफा दिया था। साहा दिसंबर 2016 में बीजेपी में शामिल हुए और 2 साल बाद पार्टी के इख्तिदार में आने के बाद 2019 में त्रिपुरा क्रिकेट एसोसिएशन के सदर बनाए गए। साहा ने जनवरी 2020 में देव की जगह बीजेपी की त्रिपुरा यूनिट के सदर का ओहदा संभाला। मार्च 2022 में वो रियासत से राज्यसभा के लिए मुंतखब हुए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को कहा कि नेपाल के साथ हिंदुस्तान के ताल्लुकात मुनफरिद हैं और उनके नेपाल के दौरे का मकसद वक्त की कसौटी पर हमेशा बाहमी ताल्लुकात का जश्न मनाना और उन्हें मज़ीद
गहरा करना है। मोदी ने अपनी रवानगी के बयान में कहा कि नेपाल के साथ हमारा रिश्ता मुनफरिद है। हिंदुस्तान और नेपाल के दरमियान तहजीबी और शहरियों के दरमियान के राब्ते हमारे करीबी ताल्लुकात की मजबूत बुनियाद है। मेरे दौरे का मकसद सदियों से वक्त की कसौटी पर खरा उतरते आ रहे इन ताल्लुकात का जश्न मनाना और उन्हें गहरा करना है। वाज़ेह है कि मोदी नेपाल के वज़ीर आज़म शेर बहादुर देउबा की दावत पर 16 मई को लुम्बिनी का दौरा करने वाले हैं। मोदी ने कहा कि मैं बुद्ध जयंती के मुबारक मौके पर माया देवी मंदिर में पूजा करने के लिए पुरजोश हूँ। मैं भगवान बुद्ध की मुकद्दस जाए पैदाइश पर उनको खिराज अकीदत पेश करने वाले लाखों हिंदुस्तानियों के नक्शे कदम पर चलने के लिए फख्र महसूस कर रहा हूँ। राजीव कुमार ने इतवार के रोज चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा संभाल लिया। कुमार ने निर्वाचन सदन में 25वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा संभालने के बाद कहा कि बेहतर इंतखाबी इंतजाम और इनेकाद के लिए वोटर खिदमात को शफाफ और आसान बनाया जाएगा। नेज़ अमल को आसान बनाने के लिए टेक्नोलॉजी को अहम जरिया बनाया जाएगा। कुमार ने कहा कि उन्हें हिंदुस्तानी आइन की तरफ से तोहफे में दिए गए बेहतरीन इदारों में से एक की क़यादत की जिम्मेदारी दी गई है। वो इदारा जो हमारी जमहूरियत को मजबूत बनाता है। गुज़िश्ता 70 वर्षों के दौरान हमारे शहरियों को आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात कराने, इंतखाबी फहरिस्तों की शफाफियत को यकीनी बनाने, बदनुमानी को रोकने और हमारे इंतखाबात के मियार को बढ़ाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने बहुत कुछ किया है। उन्होंने वजारत कानून और इंसाफ हुकूमत हिंद की 12 मई की एक गेजेट नोटिफिकेशन के तहत चार्ज संभाला। वजारत कानून की तरफ से जारी करदा एक नोटिफिकेशन में कहा गया था कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा 14 मई को सुबुकदोश हो रहे हैं, जिसके बाद नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार 15 मई को चार्ज संभालेंगे। कांग्रेस पार्टी का सह-रोजा 9 संकल्प चिंतन शिविर पार्टी सदर सोनिया गांधी के खिताब के साथ रस्मी तौर पर इख्तिताम पजीर हो गया। सोनिया गांधी ने अपने खिताब में जहां तमाम हाज़रीन का शुक्रिया अदा किया, वहीं उन्होंने बताया कि तमाम कांग्रेस के अरकान, चाहे वो नौजवान हो या बुजुर्ग, सब कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत करें। इस मौके पर उन्होंने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा गांधी जयंती यानी गांधी जी की सालगिरह के मौके पर 2 अक्टूबर से शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि सीनियर लोगों को इस यात्रा में मुझ जैसे बुजुर्गों को एकोमोडेट करना पड़ेगा। ये यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक चलेगी। उन्होंने ये भी बताया कि 15 जून से अवामी बेदारी मुहिम शुरू होगी और हमें इसमें भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। उन्होंने कहा कि इन 3 दिनों में जो बातें तय हुई हैं उन पर हम रियासती इंतखाबात और साल 2024 के आम इंतखाबात के दौरान अमल करेंगे। उन्होंने बताया कि वो 6 पैनलों के लोगों से मिले और कुछ पैनल्स के लोगों से तबादला ख्याल भी किया। उनकी तकारीर पूरी तरह पुरजोश नजर आई। सोनिया गांधी ने कहा कि मुझे लगता है कि ये बहुत मुफीद और नतीजा खैज शिविर रहा। आप में से बहुत से लोगों को तामीरी शिरकत के जज्बे से अपने ख्यालात का इजहार करने और अपनी तजावीज़ पेश करने का मौका मिला। मुझे 6 ग्रुपों में से हर एक में बहस का खुलासा मिला। वो हमारी पार्टी के ओहदों, पॉलिसियों और प्रोग्रामों से आगाह करेंगे। वो रियासती और कौमी इंतखाबात के लिए मंशूर तैयार करने के लिए भी अहमियत के हामिल होंगे। So we have come to the end of this Chintan Shivir. On your behalf and on my own, I want to thank Ashok Gehlot-ji, Gobind Singh Dotasara-ji and all their colleagues who work hard for hosting us here and making such excellent arrangements. Thank you. I feel it has been a very useful and productive Shivir. So many of you have had an opportunity to express your views and offer suggestions in a spirit of constructive participation. I, of course, have received a summary of discussion in each of the 6 groups, and these will inform our party's position, policies and programs. They will also be of value to prepare our manifestos for state and national election. I want to make a special mention of the report of the organizational group, since it is the most immediately relevant. Some of these ideas and ideas from other groups have
formed part of the Udaipur Navsankalp Declaration that has just been adopted. I assure you that the detailed recommendation of the group, some of them are not in the Sankalp, will be acted upon expeditiously. कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने इतवार को कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी नफरत और लड़ाई की सियासत के जरिए मुल्क को तबाह करने के दर पे है, उन्हें शिकस्त देना है। आज उदयपुर में मुनक्किदा पार्टी के सरोजा नौ संकल्प के आखिरी दिन चिंतन शिविर से मुल्क भर से आए हुए मंदोबीन से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि उनकी लड़ाई बीजेपी की नफरत और फूट डालने वाले नजरिए के खिलाफ है। इस तंजीम ने मुल्क में नफरत और तशद्दुद का माहौल पैदा कर रखा है। उन्होंने कहा कि इस नजरिए से लड़ना मेरी जिंदगी का मकसद है। बीजेपी के नजरिए से मुल्क को बचाना कांग्रेस की जिम्मेदारी है। हम इस मुल्क के लोगों के जज्बात को मद्देनजर रखते हुए ये जंग लड़ते रहेंगे। मैं खौफजदा नहीं हूँ, मैंने बदउनवानी से लड़ा है, इसलिए मैं नहीं डरता। बीजेपी आईनी इदारों को तबाह कर रही है और आईनी इक़्तिदार को तोड़ रही है, इसीलिए ये हम सब के लिए एक जंग बन गई है और हमें इस जंग को लड़ना और जीतना है। कांग्रेस लीडर ने कहा कि इलाकाई पार्टियां बीजेपी आरएसएस के नफरत अंगेज नजरिए का मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि उन पार्टियों की अपनी हुदूद है और उस हद में रहकर ये जंग नहीं लड़ी जा सकती। इसलिए कांग्रेस इस जंग को लड़ेगी और मुल्क को बर्बाद करने वाली पॉलिसी के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखकर जीतेगी। The politics of the country now does not entail a conversation. It does not entail the expression of views. It does not entail the expression of feelings. Some days back in Parliament I made a speech where I said, India, Bharat is a union of states. That is the line that is written in our constitution. India is not described as a nation, it is described as a union of states. Meaning, the states of India, the people of India, have come together to form the union. They have come together to form the union. And it is critical for the union of this country that the states and the people are allowed to have a conversation. Because the only alternative, and I say this with full responsibility, the only alternative to a conversation between the people of India is violence between the people of India. You can either choose to have a conversation between the people of India, or then you can choose to have violence between the people of India. And this conversation that takes place between the people of India, between the states of India, the instruments of this conversation, the mechanism of this conversation are the institutions that the Congress party, that your great leaders, Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Patel, Azad ji, Ambedkar ji, have helped us create. These institutions do not belong to any one individual. They do not belong to a political party. They belong to the union of India. They belong to every single person in. कांग्रेस पार्टी के सरोजा चिंतन शिविर के दौरान बैलेट पेपर पर इंतखाबात के मुतालिबे की तजवीज पेश की गई, लेकिन ज़ैली ग्रुप ने उसे ठुकरा दिया और कहा कि ये तमाम जमातों की तशवीश है और उसका फैसला ऑल पार्टी मीटिंग में किया जाएगा। तजवीज़ ये थी कि कांग्रेस पार्टी को इस मसले पर करारदाद लानी चाहिए, लेकिन पार्टी ने कहा कि ये कैंप पार्टी के अंदरूनी बहस और मुस्तकबिल के एजेंडे के लिए है। इजलास के दौरान ईवीएम की मुखालिफत करने वाले कई लीडर थे और उनमें से एक साबिक वजीर कपिल सिब्बल भी
ईवीएम की सख्त मुखालिफत की। मीटिंग में बताया गया कि कई सियासी जमातों ने इंतखाबात में अपनी शिकस्त के लिए ईवीएम को मौरूद इल्जाम ठहराया है, लेकिन जारी कैंप में पार्टी अपने मुस्तकबिल के प्रोग्रामों के लिए एक जामी रोड मैप तैयार कर रही है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के इस साल 15 अगस्त से कश्मीर से कन्याकुमारी तक आवाम से राब्ता कायम करने के लिए पदयात्रा शुरू करने का इसमें फैसला किया गया। ये पदयात्रा पार्टी के चिंतन शिविर के दौरान बहस का हिस्सा रही। इसी तरह पदयात्रा हर रियासत में रियासती रहनुमाओं के जरिए मुनक्किद की जाएगी ताकि आवाम के हक में एजेंडे को आगे बढ़ाया जा सके और हुकूमत की नाकामियों और लोगों की हालत जार को उजागर किया जा सके। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने इतवार के रोज कहा कि खुसूसी पोजीशन के खात्मे के बाद गुज़िश्ता 2.5 साल में जम्मू कश्मीर के अंदर कहीं पर भी आवाम की जिंदगियों में बेहतरी नहीं आई। जिस बेहतरी के ऐलान किए गए थे, उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 से पहले जो गरीब था वो आज भी गरीब है। जो आराम से 2 वक्त की रोटी कमाता था उसके लिए आज अपने कुंबे की कफालत करना मुश्किल होता जा रहा है। इन बातों का इजहार उमर अब्दुल्ला ने सरनकोट में अवामी इज्तिमा से खिताब के दौरान किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आप कश्मीरी पंडितों का ही हाल देखिए, जो कश्मीरी पंडित भाई बीजेपी के सिवा किसी और जमात की तरफ देखते भी नहीं थे, यहाँ तक कि हमारे तकरीबात में शामिल होते थे, लेकिन वोट देने के वक्त साफ साफ कहते थे कि हम आपको वोट नहीं देंगे, हमारा वोट बीजेपी और मोदी जी के लिए है। क्या हाल हुआ होगा। उन्होंने कहा कि एक पंडित नौजवान को चाडोरा में दफ्तर में घुसकर गोली मारकर कत्ल कर दिया गया, और जब पंडित बरादरी के लोग इस इक़दाम के खिलाफ अपने गम और गुस्सा और हुकूमत से जवाब तलब करने के लिए पुरअमन एहतजाज करने लगे तो उन पर लाठी चार्ज किया गया, टीयर गैस और ताकत का बेतहाशा इस्तेमाल किया गया। उनके घरों के बाहर फोर्सेस की ट्रकें लगाई गई, जो पहले सिर्फ हमारे साथ होता था। उमर अब्दुल्ला के मुताबिक उन लोगों यानी भाजपा की मरकजी हुकूमत ने किसी के साथ इंसाफ नहीं किया। अप्रैल में मुल्क में 88 लाख लोगों को रोजगार मिला। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वबा के बाद एक महीने में सबसे ज्यादा नौकरियां मिली हैं। हालांकि रोजगार की मांग के मुकाबले में मौजूद नौकरियां कम रही। सीएमआई के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ महेश व्यास ने कहा कि इंडिया की लेबर फोर्स अप्रैल में 8.8 मिलियन यानी 88 लाख से बढ़कर 437 मिलियन हो गई, जो कि 43 करोड़ 72 लाख है, जो वबा की शुरुआत के बाद से सबसे बड़ी महीने के असास पे तरक्की हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 88 लाख लोगों को रोजगार मिलने का मतलब है कि इनमें ज्यादातर वो लोग हैं जो किसी वजह से नौकरी से बाहर हो गए थे और अब काम पर लौट आए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कामकाजी उम्र की आबादी हर महीने 20 लाख से ज्यादा नहीं बढ़ सकती, और इससे आगे किसी भी तरक्की का मतलब है कि जो लोग नौकरी से बाहर थे वो फिर से नौकरियों में लौट आए हैं। अप्रैल में नौकरियों में 88 लाख की तरक्की पिछले 3 महीनों के दौरान 1 करोड़ 20 लाख की गिरावट के बाद आई है। अप्रैल में रोजगार में इजाफा इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में हुआ। इंडस्ट्री सेक्टर में जहां 55 लाख रोजगार के मौके पैदा हुए, वहीं सर्विस सेक्टर में 63 लाख रोजगार जोड़े गए। इस दौरान एग्रीकल्चर सेक्टर में रोजगार 52 लाख घट गया। इससे पहले सीएमआई ने बेरोजगारी की शरह को लेकर आंकड़े जारी किए थे। इसके मुताबिक अप्रैल में मुल्क की बेरोजगारी की शरह बढ़कर 7.83% यानी 7.83% पर पहुंच गई थी। इससे पहले मार्च में ये 7.60% पर थी। सीएमआई के आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2022 में शहरी बेरोजगारी की शरह 9.22% 9.22% और दही इलाकों के लिए ये 7.18% रही। केरला के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर वीपी जोए ने रियासत में अगले 3 दिन शदीद बारिश की पेशेनगोई के बाद वहां के मुख्तलिफ जिलों में रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किए जाने के पेश नज़र सभी जिला मजिस्ट्रेटों को अपने अपने जिलों में एहतियाती इक़दाम उठाने की हिदायत दी है। चीफ सेक्रेटरी ने हफ्ते की शाम को बुलाई गई एक हंगामी मीटिंग में कहा कि तोदे गिरने और सैलाब के खदशे वाले इलाकों से लोगों को निकाला जाना चाहिए। जरूरत पड़े तो कैंप भी शुरू किए जा सकते हैं। उन इलाकों में खाना और पीने के पानी समेत बुनियादी सहूलियात को यकीनी बनाया जाना चाहिए। जराये ने बताया कि तोदे गिरने और सैलाब के खदशे वाले इलाकों में स्पेशल अलर्ट सिस्टम कायम किया गया है। रियासत में कंट्रोल रूम 24 घंटे काम कर रहे हैं। महकमे मौसमियात के जराये ने इतवार को बताया कि एर्नाकुलम और इडुक्की जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया, जबकि वहां के कुछ पहाड़ी इलाकों में
ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, जहां कुछ दिनों पहले शदीद बारिश हुई थी और आगे भी गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का इम्कान है। तिरुवनंतपुरम के साथ साथ कई अजला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। महकमे मौसमियात ने रियासत के कुछ दीगर जिलों में येलो अलर्ट जारी किया, लेकिन निचले नदी के किनारे और पहाड़ी इलाकों में तोदे गिरने के खदशे के पेश नजर उन्हें हाई अलर्ट पर रखा गया है। 42 इंडियन एयरपोर्ट्स पर जुमला 84 लोग ड्यूटी पर नशे की हालत में पकड़े गए हैं। ये आंकड़े जनवरी 2021 से मार्च 2022 के बीच के हैं, जिन्हें डीजीसीए ने जारी किया है। नशे में पाए गए इन मुलाजिमीन में से कईयों को एयरपोर्ट के इंतजामात मैनेजमेंट ने जॉब पर रखा था। आंकड़ों के मुताबिक एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जानिब से चलाए जा रहे 35 हवाई अड्डों पर 56 मुलाजिमीन शराब के नशे में पाए गए। अडानी ग्रुप की जानिब से चलाए जा रहे 4 एयरपोर्ट्स पर 17 मुलाजिमीन नशे में धुत थे। जीएमआर ग्रुप के 2 एयरपोर्ट्स पर 9 मुलाजिमीन और फेयरफैक्स इंडिया की जानिब से चलाए जा रहे बेंगलुरु हवाई अड्डे पर 2 मुलाजिमीन जनवरी 2021 और मार्च 2022 के बीच शराब की जांच में फेल पाए गए। हालांकि बेंगलुरु एयरपोर्ट इंतजामिया की जानिब से कहा गया है कि जांच में फेल हुए 2 लोग उनके मुलाजिम नहीं हैं। इस बारे में एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा कि जनवरी 2021 से मार्च 2022 के बीच 14 एयरपोर्ट्स पर सिर्फ 18 मुलाजिमीन ही नशे में पकड़े गए। ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट में फेल हुए 18 मुलाजिमीन में से 3 एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के थे, जबकि दीगर 15 एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के साथ काम करने वाली दीगर एजेंसियों के मुलाजिम थे। एआई का कहना है कि नशे में ड्यूटी पर आने वाले मुलाजिमीन के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। एयरपोर्ट पर सभी फ्लाइट्स के चीफ एम्प्लॉयज को ड्यूटी पर शराब ना पीने के लिए अवेयर किया जाता है। साथ ही नशे में पकड़े जाने पर मिलने वाली सजा के बारे में बताते हैं। डीजीसीए के मुताबिक जनवरी 2021 और मार्च 2022 के बीच एयरपोर्ट पर 84 मुलाजिमीन का ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट हुआ। इनमें से 54 मुलाजिमीन टेस्ट में फेल हो गए। अगर कोई मुलाजिम पहली बार शराब की जांच में नशे में पाया जाता है या जांच कराने से इनकार करता है या एयरपोर्ट से भागने की कोशिश करता है तो उसे ड्यूटी से निकाल देते हैं। मुलाजिम का लाइसेंस भी 3 महीने के लिए सस्पेंड किया जाता है। पंजाब कांग्रेस के साबिक सरबराह नवजोत सिंह सिद्धू इतवार को भटिंडा पहुंचे। वहां उन्होंने ड्रग की ओवरडोज से मरे 18 साल के आकाशदीप के अपराधी खानदान से मुलाकात की। वहां सिद्धू ने कहा कि पंजाब की 10% आबादी ड्रग एडिक्ट है। सरकार नशा कैसे छुड़ाएगी जबकि उनके पास सही डेटा ही नहीं है। सिद्धू ने यह भी कहा कि ड्रग अवेयरनेस के लिए मरकजी हुकूमत हर जिले को 50 लाख रुपए देती है। पंजाब में उसका 5 लाख रुपया भी खर्च नहीं होता। मैं इस खातर आया कि भाई अगे नूं ये 3 सरकारां दा मसला है। 3 सरकार, बादल सरकार, फिर कांग्रेस वाली सरकार ते तीजा ते अज भी नाग वांग फन चुक्या। कोई किसी नूं निंदा करनी आया, कोई ये कह नहीं आया भी फलाने का कसूर है, ढमकाने का कसूर है। असीं सारे मोढियां दे उत्ते भार चक्कीए। जब तक नहीं चकांगे, अवेयरनेस ड्राइव नहीं होएगी, लोगों को ये समझ नहीं आएगी कि भाई जिस तरह डायबिटीज एक बीमारी है उसे तरह एडिक्शन भी एक बीमारी है जिहड़ी ठीक हो सकती है। घरां दे विच लोग बच्चों नाल बदसलूकी करते, उन्होंने इन्ना गुस्सा आता भी मेरा पुत्र ये हुण अज घर घर दी आवाज है, समझदे हो। वो गुस्से च पेश आउंदे, उन्होंने ये समझ ही नहीं कि भाई अगर डायबिटीज वाला पेशेंट गोली खांदे खांदे हिंदुस्तान ने खिताबी मुकाबले में शानदार मुजाहिरा करते हुए इतवार को इंडोनेशिया को 0-3 से शिकस्त देकर बाविखार मर्दों का बैडमिंटन टीम मुकाबला थॉमस कप पहली बार जीत लिया। हिंदुस्तान ने पहले तीनों मैच जीतकर थॉमस कप जीत लिया है। लक्ष्या सेन और कदाम्बी श्रीकांत ने सिंगल्स मैच और सुतोक साईराज और चिराग शेट्टी ने डबल्स मैच जीता। हिंदुस्तान ने जुमे को तारीख रकम की जब उसने डेनमार्क को 2-3 से शिकस्त देकर पहली बार थॉमस कप के फाइनल में जगह बनाई थी। हिंदुस्तानी टीम इससे कबल 1952, 1955 और 1979 में सेमीफाइनल में पहुंची थी। आज इस शानदार कामयाबी के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इन खिलाड़ियों से बातचीत की। Sir, with all your support, sir, thank you.
सर सर जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर रिकॉग्नाइजिंग इट सर, थैंक यू सो मच सर। मुझे खुशी आपको विशेष बधाई इसलिए है सर कि आप एक भी राउंड हारे नहीं हैं। सर थैंक यू सो मच। आपको कब लगा मेरा क्या लगा इस समय जैसे पूछा तो ये खेल है भी काफी दिनों का लंबा मित्र और बड़ा कर रखना क्या लगा कब लगा जब कहाँ पहुंचेंगे? सर आई थिंक हम लोग जिस दिन हम लोग क्वार्टर्स जीता सर, उस दिन हम लोग ने डिसाइड किया कि हम तो एंड तक फाइट करेंगे ही करेंगे सर, हम जीत के ही वापस जाएंगे। तो पूरा टीम ने बहुत मेहनत किया है सर, पूरा टीम ने ये एक सोचा कि बस हम एंड तक फाइट करेंगे और जीत के ही वापस जाएंगे सर। लेकिन देखा बैडमिंटन की क़यामत तो कभी भी यहाँ तक हम पहुंचे नहीं थे। जी सर। ऐसे में इतना बड़ा विश्वास कैसे आया? क्योंकि सर ये टीम भी स्पोर्ट है ना सर, ये टीम इवेंट है इसीलिए, और सब एक दूसरे को हम लोग बहुत हेल्प किया है सर, एक दूसरे को बहुत मोटिवेट करके हमने सोचा है कि सब लोग अच्छा खेल रहे हैं, इंडिविजुअल टूर्नामेंट में सब बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो हम एक साथ मिलके अब इंडिया के लिए करने का ये एक मौका है सर, और हमने सोचा कि ये मौका हम वेस्ट नहीं करेंगे सर, और हमने सोचा कि पूरा मेहनत रखेंगे, पूरा सब लोग अपना 100% खेलेंगे सर। अमेरिकी रियासत न्यूयॉर्क में एक शख्स ने अंधाधुंध फायरिंग की वारदात को अंजाम देते हुए साबिक पुलिस ऑफिसर समेत 10 अफराद को हलाक कर दिया। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक ये वाकया अमेरिकी रियासत न्यूयॉर्क के शहर बफेलो की एक सुपरमार्केट में पेश आया। रिपोर्ट के मुताबिक 18 वर्ष का सफेद फार्म हमलावर फौजी यूनिफॉर्म, बख्तरबंद शील्ड और हेलमेट पहनकर सुपरमार्केट में दाखिल हुआ और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। फौजी यूनिफॉर्म में मलबूस मुलजिम ने फायरिंग का पूरा वाकया बराह रास्त सोशल मीडिया पर भी नशर किया। तहम पुलिस ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिम को हिरासत में ले लिया, जिसकी शिनाख्त 18 साल 15S कॉन्कलन के तौर पर हुई। हमलावर खुद को यहूदियों का मुखालिफ और इंतहा पसंद सफेद फार्म करार दे रहा था। मुलजिम पैटून के बंदूक पर भी नस्ल परस्ती के अल्फाज दर्ज थे। इसराइली फिजाइया के F-16 जंगी तैयारों ने शाम के शुमाल मगरबी शहर मासियाफ और बुनियास की बंदरगाह के पास एक लैब पर हमला किया, जिसके नतीजे में 5 अफराद की मौत हो गई और 2 दीगर जख्मी हो गए। रूसी मरकज के नायब सरबराह शाम में मुख्तलिफ हरीफों से सुलह के लिए कायम रूसी मरकज के नायब सरबराह ने ये इतला दी। उन्होंने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि 13 मई को रात 8:32 से 8:32 के दरमियान इसराइली फिजाइया के 6 F-16 जंगी तैयारों ने शामी साइंसी तहकीकी मरकज पर 22 टारगेटेड मिसाइल हमले किए। ये हमले शामी फिजाई इलाके में दाखिल हुए बगैर मुसाफ शहर और बुनियाद शहर इलाकों से किए गए। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन संगीन रूप से बीमार हैं। रूसी सदर के करीबी अमीर कारोबारी के मुताबिक पुतिन को ब्लड कैंसर है। हालांकि अब तक ये साफ नहीं है कि उनका कैंसर किस स्टेज और किस टाइप का है। ये दावा एक ऑडियो टेप के हवाले से किया गया। इसमें कहा गया कि पुतिन के पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये पहली बार नहीं है जब पुतिन की सेहत को लेकर खबरें सामने आई हैं। इससे पहले भी कहा गया था कि उनको पार्किंसन जैसी कोई बीमारी है। आखिर में एक दिलचस्प खबर। एक खातून करीब 30 साल तक मर्द का हुलिया बनाकर जिंदगी गुजारती थी। उसने अपने और अपनी बेटी की खातिर ऐसा किया। ये वाकया रियासत तमिलनाडु के तूतुकुड़ी जिले का है। मकामी पंचिल नामी खातून ने इस खातून की शादी पंची अमल नामी खातून की शादी हुई थी। उसके चंद दिन बाद वो हामिला हो गई और इसी असना में उसका शोहर फौत हो गया। बाद खातून ने एक बेटी को जन्म दिया। खातून अपना और अपनी बेटी का पेट पालने के लिए मेहनत मजदूरी करने जाया करती थी, जहां उसे हरासानी का सामना था। उसे कदम कदम पर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि
उसके घर में कोई मर्द नहीं था। उसने एक तरकीब सोची ताकि वो खुद को और अपनी बेटी को हर आसानी से महफूज रख सके। उसने अपना गांव तब्दील कर दिया और खातून ने साड़ी की जगह लुंगी पहन ली, सर के बाल काट लिए और मर्दों का हुलिया बना लिया। साथ ही साथ उसने अपना नाम मुतु रख लिया। वो मर्दों की तरह बावर्ची या पेंटर के तौर पर काम किया करती थी। वो पिछले 30 साल से मर्द के रूप में जिंदगी गुजार रही है। इसी तरह उसने मर्द बनकर मुख्तलिफ काम करते हुए अपनी बेटी की शादी की, जिसके बाद लोगों को हकीकत का पता चला, जिस पर वो हैरतज़दा रह गए। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।